हेलो दोस्तों, अगर आप प्लान कर रहे हैं इस समर में लद्दाख एक्सप्लोर करने का, लद्दाख एक्सपीडिशन आपका भी एक सपना है। आप भी चाहते हैं कि आप पहाड़ों में जाएं, वो भी बाइक से विथ फ्रेंड्स, आप लद्दाख को एक्सप्लोर करें। बट आपको पता नहीं है कि लद्दाख है क्या, वहाँ पे कैसे जाया जाए, वहाँ की आइटिनरी क्या रहेगी, वहाँ पे कितने दिन रिक्वायर होंगे, वहाँ की रोड कंडीशंस क्या है, वहाँ पर फूड एंड अकोमोडेशन के क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे, वहाँ पे पेट्रोल कहाँ कहाँ मिल जाएगा, आपको कितने दिन का प्लान बनाना चाहिए, आपको कितना बजट लगेगा, कौन सी गाड़ी लेके आप वहाँ जा सकते हो। अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल उठ रहे हैं तो आप आए हैं एकदम सही जगह। मैं हूँ पवन वैष्णव, आप देख रहे हैं बीएड बाबा व्लॉग्स। मैं आज इस वीडियो में आपके इन्हीं सारे सवालों के जवाब देने के लिए आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो गलतियाँ हमने लद्दाख ट्रिप के ड्यूरिंग करी थी वो आप नहीं करें, इसलिए मैं आपको पूरा प्लान बताऊंगा कैसे आपको लद्दाख का प्लान करना है, कितने दिन की ज़रूरत होगी, रोड कंडीशंस क्या हैं, आपको कब कब कहाँ कहाँ जाना चाहिए, आपको कहाँ कहाँ पेट्रोल अवेलेबल हो जाएगा, फूड एंड अकोमोडेशन की क्या क्या आपको ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट बात कर लेते हैं कि लद्दाख है क्या। एक्चुअल में लद्दाख इंडिया का एक यूनियन टेरिटरी है जो हिमालय रेंज जो है, जो हिमालय की जो पहाड़ियाँ हैं, हिमालय जो माउंटेन्स हैं, पहाड़ियाँ तो क्या माउंटेन्स हैं, उसमें फैला हुआ है पूरा। उस नॉर्थ वाले पूरे रीजन को लद्दाख कहा जाता है। पहले जम्मू एंड कश्मीर एक ही हुआ करते थे, बट अब लद्दाख और जम्मू और कश्मीर को अलग अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया है। तो हमें लद्दाख एक्सपीडिशन करना है। लद्दाख की जो मेजर सिटी है, जो उसका हेड क्वार्टर है, वो है लेह। तो हमें लद्दाख में लेह पहुंचना है। तो हमारा रूट जो भी रहेगा वो हमें लेह तक कैसे पहुंचना है वो देखना है। फिर लेह के अराउंड हमें क्या क्या एक्सप्लोर करने को मिलेगा हमें वो देखना है। अब बात करते हैं रूट्स की, मतलब कि आप लेह सिटी किस किस रूट से कैसे कैसे पहुंच सकते हैं। ऐसे देखा जाए तो लेह पहुंचने के दो रास्ते हैं। हम दिल्ली को सेंटर मान लेते हैं तो उस हिसाब से लेह पहुंचने के हमारे पास दो रास्ते हैं। एक तो आप दिल्ली से जम्मू चले जाओ, जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से कारगिल होते हुए लेह पहुंच जाओ। दूसरा रास्ता है आप दिल्ली से मनाली चले जाओ, मनाली से सरचू, और सरचू होते हुए आप लेह पहुंच जाओ। अगर आप पहली बार लद्दाख एक्सपीडिशन कर रहे हैं तो मैं आपको यही राय दूंगा कि आप पूरा सर्किट कीजिए, मतलब एक साइड से एंट्री कीजिए और दूसरी साइड से आप एग्जिट कीजिए। और अगर मेरी बात मानो तो आपको एंट्री जम्मू वाली साइड से करनी है और एग्जिट मनाली वाली साइड से, क्योंकि जो मनाली है वहाँ से अगर आप लेह जाएंगे तो वो एल्टीट्यूड एकदम से गेन करेगा। तो उससे क्या है कि आपको एमएस का शिकार हो जाओगे, आपका पूरा ट्रिप खराब हो सकता है। अगर आप जम्मू की तरफ से जाते हैं, जम्मू से श्रीनगर, फिर कारगिल, लामायरू ऐसे होते हुए जाते हैं, तो एल्टीट्यूड ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। तो आपकी बॉडी भी उस ग्रेजुअल इंक्रीज के हिसाब से एक्लाइमेटाइज होती जाएगी। अब बात करते हैं पूरी आइटिनरी की, पूरे रूट मैप की, कि आपका रूट क्या क्या रहेगा, आपकी आइटिनरी क्या क्या रहेगी, आपको कितने दिन की जरूरत पड़ेगी, आप कौन से दिन कहाँ कहाँ पहुँच सकते हैं। मैं यही मान के चल रहा हूँ कि आप पूरा सर्किट करेंगे और आप जम्मू वाली साइड से करेंगे। फर्स्ट बात कर लेते हैं डे 1 की। डे 1 को आप दिल्ली से शुरू करेंगे। दिल्ली से शुरू करके आप या तो पठानकोट या फिर जम्मू, जहाँ पे भी आपको फिजिबल हो, आपको वहाँ पे पहुँचना है। दिल्ली से जम्मू का अराउंड 600 किलोमीटर्स का पड़ेगा। थोड़ा लंबा तो है पर रोड काफ़ी अच्छे हैं तो आप आराम से पहुँच जाएंगे। जम्मू में आपको फर्स्ट नाइट स्पेंड करनी है। अब बात कर लेते हैं डे 2 की। डे 2 को आप जम्मू से निकलेंगे और जम्मू से निकलकर आप पहुंच जाएंगे श्रीनगर। जम्मू से श्रीनगर अराउंड 250 किलोमीटर के आसपास है, तो आप आराम से पहुंच जाएंगे 7-8 घंटे में। उसमें कोई इशू वाली बात नहीं, क्योंकि रोड्स काफ़ी अच्छे हैं, अच्छे रोड हैं, पूरा घाट सेक्शन भी आएगा बीच में, पहाड़ों से होते हुए आप एंजॉय करते हुए आराम से श्रीनगर पहुँच जाएंगे। आपको सेकेंड नाइट स्टे करना है श्रीनगर में। थर्ड नाइट अगर आपके पास दिन कम है तो आप श्रीनगर से सीधा कारगिल के लिए निकल जाइए। अगर आप अच्छी खासी छुट्टियां लेके आए हैं, 14 से 15 दिन के दिन हैं आपके पास, तो आप एक डे श्रीनगर में भी स्टे कीजिए। आप श्रीनगर को एक्सप्लोर कीजिए, डल लेक में शिकारा राइड कीजिए, उसके बाद आप शंकराचार्य टेम्पल चले जाइए, मुगल गार्डन चले जाइए, फोर्ट चले जाइए। ऐसे करके आप पूरा श्रीनगर एक्सप्लोर कर लीजिए। इस तरह से आपकी थर्ड नाइट भी श्रीनगर में स्टे होगा। अब बात करते हैं डे 4 की। डे 4 आप निकलेंगे श्रीनगर से कारगिल जाने के लिए। लोग श्रीनगर से सीधा लेह भी ट्राई करते हैं पर वो प्रो राइडर्स होते हैं। आप फर्स्ट बार जा रहे हैं या आप
इतना स्ट्रेच नहीं करना चाहते तो मैं कहूँगा कि आप आराम आराम से अपनी जर्नी को पूरा कीजिए। इतना बॉडी को स्ट्रेच देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको जर्नी का कोई मज़ा भी नहीं आएगा। आप एंजॉय करने आए, मज़ा लेने आए, तो आप श्रीनगर से कारगिल तक का ही ट्राई कीजिए। ये जर्नी अराउंड 200 किलोमीटर की होगी, इसमें आपको 7 से 8 घंटे लग जाएंगे। बीच में अगर अट्रैक्शन की बात करूँ तो अट्रैक्शन ही अट्रैक्शन है। आप सोनमर्ग वैली एंटर करेंगे, बहुत ही खूबसूरत वैली है। आप एक टाइम का सबसे डेंजरस पास जो हुआ करता था जोजिला पास, वो क्रॉस करेंगे, वो भी अपने आप में बहुत खूबसूरत है। उसके बाद आप 0 पॉइंट पे चले जाएंगे, वहाँ पे आपको स्नो मिलनी शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद आप जाएंगे द्रास में अगेन कारगिल का वॉर मेमोरियल है, वॉर मेमोरियल देखिए, मज़ा आ जाता है आपको, देशभक्ति आप में छलकने लगती है वहाँ जाके। 4th नाइट आपको कारगिल में स्टे करना है। अब बात करते हैं 5वें दिन की। 5th डे आपको कारगिल से निकलकर आप पहुंच जाएंगे लेह सिटी में, जो अगेन अराउंड 220-225 किलोमीटर के आसपास की जर्नी है। तो आप आराम से 6-7 घंटे में पहुंच जाएंगे। अगर इसके बीच में सीनिक ब्यूटी की बात करूं तो बहुत सारी लोकेशंस आएंगी। लामायरू आएगा जो अपने आप में मून लैंड है, निम्मू आएगा जहाँ पे आप जंस्कार और इंडस रिवर का कॉन्फ्लुएंस देख सकते हैं, पत्थर साहब गुरुद्वारा आएगा, मैग्नेटिक हिल आएगा, मोरे प्लेन्स आएंगे, बहुत सारी जगह आएंगी। तो आपको 7 से 8 घंटे लग जाएंगे अराउंड। आप आराम से जर्नी कीजिए, सारी जगह रुकिए, सारी जगह एक्सप्लोर कीजिए, फोटोग्राफी कीजिए, वीडियोग्राफी कीजिए। एट द एंड अपना मकसद है तो यही है, घूमने तो जा ही रहे हैं पर यादें भी तो संजोनी है ना। तो आप वो सब कीजिए और आराम से लेह पहुंच जाइए। लेह में जाके वही आपके अकोमोडेशन का जुगाड़ कर लीजिए। अगर आपको होम स्टे में रहना है तो होम स्टे मिल जाएंगे, आपका बजट अलाउ करता तो अच्छी खासी होटलें मिल जाएंगी आपको। तो वहाँ पे रुकिए, आराम से फ्रेश होइए और आप चाहते हैं इवनिंग में आप लेह मार्केट घूम सकते हैं। लेह मार्केट घूमने का मज़ा इवनिंग में ही आता है, तो इवनिंग में आप लेह मार्केट चले जाइए। अब बात करते हैं 6th डे की। आप आराम से छुट्टियाँ लेके आइए और आपको 6ठा दिन आपको लेह सिटी में ही बिताना है। ये वाला दिन रिलैक्स वाला डे रहेगा, अपनी बॉडी को ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है क्योंकि लेह हाइट पे है, एल्टीट्यूड पे है, तो आपकी बॉडी में SpO2 भी गिरेगा, मतलब ऑक्सीजन लेवल गिरेगा, तो आपकी बॉडी को थकान महसूस होगी। आपको बॉडी को धीरे धीरे उस हिसाब से एक्लाइमेटाइज होने देना है। तो वो वाला आपका रिलैक्स वाला डे रहेगा। आप आसपास की जगह घूम सकते हैं, हॉल ऑफ फेम जा सकते हैं, आप शांति स्तूपा जा सकते हैं, लेह मार्केट जा सकते हैं, एक फोर्ट है, फोर्ट में जा सकते हैं, लेह फोर्ट जो कहलाता है वो, वहाँ जा सकते हैं। एक मोनेस्ट्री है, मोनेस्ट्री घूम सकते हैं आप। ऐसे करके आप छोटी मोटी जगह घूमिए और लेह को आराम से एक्सप्लोर कीजिए और बॉडी को रिलैक्स रखिए और एक्लाइमेटाइज होने दीजिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं 7th डे की। 7th डे आपको लेह से जाना है नुब्रा वैली। जो लेह से नुब्रा वैली की जो डिस्टेंस है वो 130-140 किलोमीटर के आसपास है। नुब्रा वैली में एंटर करके आपको जाना है हुंदर विलेज, हुंदर जो भी कह लो, हुंदर विलेज जाना है और वहाँ पे आपको नाइट स्टे करना है। अब इसके बीच में बात करें तो आपको एक टाइम का सबसे हाईएस्ट पास जो खारदुंगला हुआ करता था वो आएगा। उसके बाद डिस्कित की मोनेस्ट्री आएगी, मोनेस्ट्री देखिए। ऐसे करके आप हुंदर में पहुंच जाइए। हुंदर जाके वहाँ पे डबल हम्प वाले जो कैमल है उनकी राइड को एंजॉय कीजिए। पूरा डेजर्ट है वो, तो वहाँ पे आपको डेजर्ट वाली फीलिंग आएगी, जैसे राजस्थान में जैसलमेर की फीलिंग हो वैसे लगेगा आपको कि आप कहाँ से निकल के कहाँ पे आ गए हैं। इस तरह से आपको हुंडर में नाइट स्टे करना है। अगर आपके पास डे एक्स्ट्रा है तो आप एक दिन आप हुंदर से आगे तुर्तुक में भी जाके बिता सकते हैं। हुंदर से तुर्तुक जाइए, वहाँ नाइट स्टे कीजिए और अगले दिन वापस आ जाइए। अब बात करते हैं 8th डे की। 8th डे आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रहेगा, थोड़ा आपको ज़्यादा स्ट्रेच करना पड़ेगा, थोड़ा सा ऑफ रोड करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जाना है हुंडर से पेंगोंग लेक। हुंडर से पेंगोंग लेक वाला जो रास्ता है वो थोड़ा सा ऑफ रोड वाला है, थोड़ा ख़राब रास्ता है और उसकी डिस्टेंस भी थोड़ी सी ज़्यादा है, तो आपको ड्राइव भी ज़्यादा करना पड़ेगा। पेंगोंग जाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप लद्दाख गए और पेंगोंग लेक नहीं गए ना तो आपकी लद्दाख ट्रिप अधूरी है। जैसे 4 धाम यात्रा होती है वैसे राइडर्स के लिए लद्दाख एक धाम है, तो उसमें सबसे बड़ा धाम है पेंगोंग, वहाँ आपको जाना ही जाना है। हुंडर से पेंगोंग की जो दूरी है वो अराउंड 210-220 किलोमीटर की होगी और आपको 8 से 10 घंटे का टाइम उसमें लग जाएगा, क्योंकि उसमें वाटर क्रॉसिंग्स मिलेगी, आपको थोड़ा ख़राब रोड भी मिलेगा, ऑफ रोड मिलेगा, तो आप धीरे धीरे जाएंगे तो आप शाम तक पेंगोंग लेक पहुंच जाएंगे।
बट जैसे ही आपको पेंगोंग लेक का व्यू दिखेगा ना, आपकी सारी थकान मिट जाएगी। उसका व्यू है ही इतना ऑसम, वहाँ जाके आपको लगेगा कि उस नज़ारे के लिए इतना स्ट्रेस तो बनता है। वहाँ जाइए पेंगोंग में। आप अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप वहाँ कैंप साइट्स ले सकते हैं, या फिर आसपास जो मेरा की विलेज है वहाँ पे आपको होम स्टेज मिल जाएंगे, होम स्टेज ले सकते हैं आप। जो भी आपको सूट करे आप वहाँ ले लीजिए और नाइट स्टे कर लीजिए। 9th डे आप उठिए, सुबह सुबह पेंगोंग का नज़ारे का आनंद लीजिए। अब आपको वापस आना है पेंगोंग से लेह सिटी में आपको वापस आना है। पेंगोंग से लेह की जो बीच की दूरी है वही 220-230 किलोमीटर की दूरी है, और वो आप आराम से 7-8 घंटे में पूरी कर लेंगे। आराम से आएंगे तो भी 7-8 घंटे में हो जाएगी। अब इसमें बीच में आपको एक पास पड़ेगा, चांगला पास। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो चांगला पास पे आपको स्नोफॉल भी देखने को मिल सकती है। हमारी किस्मत अच्छी थी, हमें चांगला पास पे स्नोफॉल देखने को मिली थी, आपको स्नोफॉल देखने को मिल सकती है। बहुत ही ब्यूटीफुल पास है। और 90 दिन आके वापस नाइट लेह में स्टे कर लीजिए। अब आपको वापस लेह से मनाली की तरफ एग्जिट का रास्ता शुरू करना है 10वें दिन से। 10वें दिन की बात करें तो 10वें दिन आपको वापस मनाली के लिए निकलना है। लेह से मनाली आपको ट्राई करना है। अब लेह से मनाली आप एक दिन में नहीं कर सकते। अगर आपने पहले 2-4 बार कर रखा है, अगर 2 दिनों में, तो आप ट्राई जरूर कर सकते हैं, जिसपा तक आप पहुंच भी जाएंगे। बट मैं ये कहता हूँ कि आप आराम से घूमिए। तो बीच में सरचू आता है, मोस्टली लोग सरचू में स्टे करते हैं, आप भी सरचू में स्टे कीजिए। 10वें दिन हम लेह से निकलेंगे और सरचू में नाइट स्टे करेंगे। सरचू में आपको स्टे के ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो आप सरचू में नाइट स्टे कर सकते हैं। अब सीनिक ब्यूटी की बात करूँ कि इसके बीच में क्या क्या आता है, तो बहुत सारी चीज़ें आती है। 2-3 आपके पास आएंगे, तंगलांगला, लाचुंगला, नकीला, मोरे प्लेन्स आएगा, गाटा लूप्स आएंगे। वो 21 गाटा लूप्स जब आप उतरोगे ना, उतरने के बाद जब आप उसका व्यू देखोगे तो वो आपको लाइफ टाइम तक याद रहेगा। तो आपको सरचू में पहुंच के 10वीं नाइट आपको सरचू में स्टे करना है। अगेन 11वें दिन उठेंगे। 11वें दिन हमें जाना है सरचू से मनाली के लिए। वही सरचू से मनाली भी अराउंड 230-240 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। आप आराम से 8 से 10 घंटे में पहुंच जाएंगे, क्योंकि आप बीच बीच में रुकते हुए भी आएंगे। फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, अगेन वो सारा टाइम ऐड करके मैं बता रहा हूँ। अगर इसके बीच में अट्रैक्शन की बात करें तो आपको बारालाचला पास मिलेगा, वहाँ से भी अच्छा व्यू दिखता है। आपको सिसु वाटरफॉल देखने को मिलेगा, शानदार वाटरफॉल है, वहाँ थोड़ा टाइम आप निकाल सकते हैं। अटल टनल देखने को मिलेगी, जो इतनी हाई एल्टीट्यूड पे टनल है, वो देखने को मिलेगी। और अगर आप कार से आ रहे हैं तो आप रोहतांग पास होते हुए आ सकते हैं। बाइकर्स के लिए अलाउ नहीं है। आप सोच रहे हैं कि मैंने कार का नाम ही क्यों लिया, बाइकर को आजकल बैन कर दिया है, आपको रोहतांग पास क्रॉस नहीं करने दिया जाता, आपको अटल टनल से ही आना जाना पड़ेगा। मनाली में पहुंच के 11वीं नाइट आप मनाली में स्टे कर लीजिए। अब 12वें दिन की बात करूं, आप इतनी जर्नी करके आए हैं, इतनी थकाने वाली जर्नी करके आए हैं, तो आपका एक दिन रिलैक्सेशन तो बनता है। आप एक दिन आराम से मनाली में रिलैक्स कीजिए। 12वां दिन आप मनाली में निकालिए, आराम से रिलैक्स कीजिए। वहाँ आप मोल रोड जाइए, आसपास 1-2 मंदिर है, वहाँ चले जाइए। आप चाहे तो ये रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं, आप चाहे तो पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें करके अपने आप को रिलैक्स कीजिए और एंजॉय कीजिए कि आप वो जर्नी पूरी करके आ गए हैं। 13वें दिन आप निकल जाइए मनाली से दिल्ली के लिए, जो अराउंड 600 किलोमीटर का स्ट्रेच रहेगा, पर रोड शानदार है। तो आप 13वें दिन मनाली से दिल्ली आराम से पहुंच जाएंगे। अब बात करते हैं कि आपको कितने दिनों की ज़रूरत पड़ेगी। ये पूरा ट्रिप प्लान जो मैंने बताया है, जो जनरल प्लान जो फॉलो करते हैं सब, ये पूरा करने के लिए आपको कितने दिन की ज़रूरत पड़ेगी। जिस हिसाब से मैंने आइटिनरी बनाई है, बताई है आपको, वो उसमें 13 दिन चाहिए, पर वो पूरा कट टू कट है। वो तभी पॉसिबल है जब आपकी प्लान आपके हिसाब से एग्जीक्यूट हो रहे हो। बट अगर उसमें ज़रा सा भी दिक्कत हुई तो आपको थोड़ा स्ट्रेच करना पड़ जाएगा। तो मैं यही कहूँगा कि आप 2 दिन एक्स्ट्रा लेके चलिए। आप 15 दिन का प्लान बनाइए। 2 दिन अगर आपके बच भी जाते हैं तो आप मनाली में एक दिन ज़्यादा स्पेंड कर सकते हैं, और एक दिन आप लेह में ज़्यादा स्पेंड कर सकते हैं। इस तरह से आप 15 दिन का प्लान बनाइए, क्योंकि पहाड़ों में जा रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं है। कोई भी जर्नी बिना किसी प्रॉब्लम के पूरी हो जाए, ऐसा होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। कुछ लोग होते हैं किस्मत वाले जिनकी हो जाती है, हमारी खुद की नहीं हुई थी, क्योंकि इतना प्लान तो हमने भी नहीं बनाया था जितना मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ, ताकि आप कोई गलती नहीं करें। तो आपको अपने बॉस से जो लीव लेनी है वो इसी हिसाब से लेनी है। आपको 15 दिन की छुट्टियाँ लेनी है। बात कर लेते हैं फूड एंड अकोमोडेशन की। अगर खाने पीने और रहने की बात करें तो आपको इस जो मैंने आइटिनरी बताई है उसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो मैंने नाइट स्पेंड करने के दिन बताए हैं
वहाँ पे आपको हर जगह खाने की व्यवस्था भी मिल जाएगी, आपको रहने की व्यवस्था भी मिल जाएगी। श्रीनगर में आपको अच्छी होटलें मिल जाएंगी, कारगिल में आपको अच्छी होटलें मिल जाएंगी, जितनी महंगी चाहो उतनी होटलें मिल जाएंगी। लेह में आपको महंगी महंगी होटलें मिल जाएंगी, आपको होम स्टेज मिल जाएंगे। उसके बाद आपको हुंडर में होम स्टेज मिल जाएंगे, कैंप साइट्स मिल जाएंगी। पेंगोंग में आपको कैंप साइट्स मिल जाएंगी, होम स्टेज मिल जाएंगे। सरचू में आपको मिल जाएंगी, सरचू में आपको होम स्टेज तो नहीं मिलेंगे, कैंप ही मिलेंगे आपको। उसके बाद आपको मनाली में जानते हैं आप कितना महंगा है, महंगी महंगी होटलें मिल जाएंगी। अगर मैं आपको कम बजट में करना है तो आप ये मान के चलो कि 800 से 1000 के बीच में आपको पर पर्सन रहने का हो जाएगा उसमें पर डे का। और खाने पीने की अगर बात करूं तो खाने पीने की लगभग सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको जो आप खाना चाहते हैं, मतलब पहाड़ों में जो चलता है। ऐसा नहीं कि आप कुछ 5 पकवान खाना चाहते हैं वो नहीं मिलेंगे। जो पहाड़ों में जैसे राजमा चावल चपाती दाल रोटी ये सब आराम से आपको अवेलेबल हो जाएगा। नाश्ते में आपको ब्रेकफास्ट में आपको अंडे मिल जाएंगे, आपको ये ऑमलेट मिल जाएगा, आपको मैगी मिल जाएगी, आपको चाय कॉफ़ी सॉफ्ट ड्रिंक ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। अब बात करते हैं रोड कंडीशंस की। रोड कंडीशन की बात करें तो अगर आप जम्मू से श्रीनगर कारगिल ले जा रहे हैं तो आपको शानदार रोड मिलेंगे, हाईवे है पूरा वो, तो आपको हाईवे जैसा रोड मिलेगा। अब कहीं कहीं कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो थोड़े थोड़े पेच कहीं पे ख़राब मिल सकते हैं, बाकी एकदम शानदार रोड मिलेगा आपको लेह तक। लेह से वापस आप मनाली तक आएंगे उसमें भी अच्छे रोड हैं, कहीं कहीं वही कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो आपको कहीं कहीं ख़राब मिल सकता है। एक टाइम था जब लेह मनाली हाईवे का भोकाल हुआ करता था, लोग कांपते थे उस रोड से आने से कि कैसे पूरा करेंगे, बट अब वो सब खत्म हो चुका है, सरकार ने सारी शानदार रोडें बना दी हैं। फिर अगेन बात करें अगर आप हुंदर तक जाते हैं तो ठीक है रोड अच्छा मिलेगा, हाईवे तो नहीं है पर ठीक मिलेगा आपको रोड। कहीं कहीं आपको वाटर स्ट्रीम्स मिलेंगी बट उतना ज़्यादा ख़राब नहीं है रोड। फिर बात करें आपको हुंडर से जो पेंगोंग वाला रास्ता है वो आपको सबसे ज़्यादा ऑफ रोड इसी में मिलेगा। कहीं कहीं रोड है और कहीं कहीं ऑफ रोड है, आपको वाटर क्रॉसिंग्स मिलेंगी, आपको ग्रेवल रोड्स मिलेंगी, ये सारी चीज़ें उस रास्ते पे मिलेगी। बाकी हर जगह ऑन एन एवरेज अच्छा रोड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कहीं कहीं आपको टूटा फूटा थोड़े छोटे मोटे पेचेस तो मिल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आप एडवेंचर करने जा रहे हैं तो इतना तो बनता है, चलता है इतना तो। अब बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की कि मतलब आप कैसे कैसे लेह पहुंच सकते हैं, लेह से आगे कैसे कैसे घूम सकते हैं। सबसे पहले बात करें तो आप अगर ट्रेन से आना चाहते हैं तो आप श्रीनगर तक आ सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो फ्लाइट सीधी लेह के लिए आपको मिल जाएगी। और अगर आप बस से आना चाहते हैं तो दिल्ली से मनाली होते हुए लेह के लिए एक बस सर्विस भी अवेलेबल है, बट वो सीजन के टाइम पे है। वहाँ पहुँच के आप कार या फिर बाइक कुछ भी रेंट पे करके आप घूम सकते हैं, इजीली अवेलेबल हो जाएगा। थोड़ा रेट तो हाई लगेगा सीजन के टाइम पे बट इजीली अवेलेबल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप खुद की कार लेके आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लेह घूम लीजिए, लेह के आसपास की सारी चीज़ें अपन खुद की कार में घूम सकते हैं, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। अगर आप खुद की बाइक लेके आ रहे हैं तब भी आप आराम से घूम सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये है कि अगर आप लेह से बाहर की बाइक अगर रेंट करके ला रहे हैं तो आपको लेह में जाके दूसरी बाइक रेंट पे करनी पड़ेगी। आपको इनर लाइन परमिट जहाँ जहाँ का भी है वो आपको निकाल के वहाँ आपको लेह की जो रेंटल बाइक है कहीं नहीं पूछते, सिर्फ खारदुंगला जब क्रॉस करने जाओगे तो उसके आसपास आपको एक बार ज़रूर पूछा जाएगा, वहाँ पे वो पूछते हैं। इसे देखा जाए तो गलत है पर इसे देखा जाए तो बेचारों को उनको 6 महीने के टाइम मिलता है कमाई करने का, उसमें भी अगर हम बाहर से ले जाएंगे तो वो क्या है, उनकी आजीविका कैसे चलेगी, उनका घर कैसे चलेगा, तो उस हिसाब से सही भी है। तो अब मैं यही कहूँगा कि आप खुद की बाइक लेके जाइए। अब बात करते हैं कब जाना है, किस टाइम पे जाना बेहतर रहेगा। ऐसे देखा जाए तो लद्दाख अप्रैल से शुरू होकर लगभग मिड दिसंबर तक पूरा सर्किट आप कर सकते हैं लद्दाख का, जो मैंने बताया वो। आजकल विंटर लद्दाख भी बहुत फेमस हो रहा है, आप चाहे तो विंटर लद्दाख भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट उसमें यह है कि आप पूरा सर्किट नहीं कर पाएंगे क्योंकि विंटर्स में जब स्नोफॉल होता है तो जोजिला बंद हो जाता है, मनाली ले हाईवे बंद हो जाता है, बारालाचला तंगलांगला लाचुंगला ये सब बंद हो जाते हैं क्योंकि बहुत हैवी स्नोफॉल होता है यहाँ पे, तो आप पूरा सर्किट नहीं कर पाएंगे। बस आप लद्दाख के आसपास की कुछ चीज़ें घूम पाएंगे विंटर्स में। तो मैं ये कहूँगा कि आप सीज़न के टाइम पे आइए जो अप्रैल से मिड दिसंबर तक का है और पूरा सर्किट कीजिए। अब बात करते हैं बजट की कि बजट कितना लगेगा। देखिए बजट इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप आ कैसे रहे हैं लद्दाख में, आप ट्रेन से आ रहे हैं, बस से आ रहे हैं, फ्लाइट से आ रहे हैं, खुद की बाइक लेके आ रहे हैं, खुद की कार लेके आ रहे हैं, उस चीज़ पे डिपेंड करता है। वहाँ आने के बाद आप कैसे घूम रहे हैं, वहाँ से रेंट करके घूम रहे हैं या खुद की गाड़ी में घूम रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। तो
बजट आप उस हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर मैं रेंटल बाइक की बात करूँ तो 1500 से 2000 रुपये वो पर डे के हिसाब से लेते हैं रेंटल बाइक का। तो कार का आप देख लीजिए 3000 4000 रुपये वो लेते हैं। उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि अगर आप बाइक ले रहे हैं या कार ले रहे हैं तो आपको कितना पे करना पड़ेगा। अगर आप खुद की बाइक लेके आ रहे हैं तो कोई इशू ही नहीं है, आप आराम से घूम सकते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप लद्दाख आ रहे हैं ना, अगर आप बाइक चला सकते हो, आप खुद की बाइक लेके आइए, उस चीज़ का मज़ा बहुत अलग आता है। आपको अपनी बाइक पे पूरा भरोसा रहता है, आपको अपनी बाइक का सब कुछ पता होता है, तो उस हिसाब से आप आराम से घूम सकते, कोई दिक्कत कहीं नहीं आती। फिर उसके बाद बजट आपका इस पर डिपेंड करेगा कि आप किस तरह के होटल्स में रहते हैं, क्या आप होम स्टेज में रह सकते हैं। अगर आप होम स्टे में रहते हैं तो 800 से 1000 रुपये के आसपास मिल जाएगा, और होटल आपको 5-5 6-6 हज़ार तक भी मिल जाएगी। उसके बाद आप जहाँ कैंप्स अवेलेबल है वहाँ कैंप्स किस टाइप के ले रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। कैंप वही 800 से 1000 के भी मिलते हैं, 2000-3000 के भी मिल जाएंगे आपको। तो आपका सारा बजट उस पर डिपेंड करेगा। उसके बाद आपके खाने पीने का शेड्यूल किस तरह का है उस पर डिपेंड करेगा। आप कितनी बार खाते हैं, कितनी बार चाय पीते हैं, कितनी बार ब्रेकफास्ट लेते हैं, कितनी बार लंच करते हैं, सब कुछ उस पर भी डिपेंड करेगा। तो आप बजट आपका इस तरह से प्लान कर सकते हैं। अगर खाने की प्लेट की बात की जाए तो आपको 150 से 180 तक की आराम से लंच और डिनर पर प्लेट के हिसाब से हो जाएगा। और अगर आप ब्रेकफास्ट की बात करें तो 100 रुपये के आसपास आपका ब्रेकफास्ट हो जाएगा। ऑन एन एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप कुछ ज़्यादा डिमांड करते हैं तो ऑब्वियसली ज़्यादा पैसे लगेंगे। अब बात करते हैं वेदर कंडीशन की। अगर आप सीजन के टाइम पे जाते हैं तो वेदर ठीक रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहाड़ है तो कभी भी बारिश हो सकती है, कभी भी स्नोफॉल हो सकता है, ये तो चलता रहता है, बट इतना ज़्यादा ख़राब नहीं होता है वेदर। आप अप्रैल से मिड दिसंबर तक जाइए, आप आराम से घूम सकते हैं। और अगर विंटर टाइम पे जाएंगे तो आपको ऑब्वियसली स्नोफॉल मिलेगा। बाकी ये रेन शेडो एरिया में आता है तो बारिश ज़्यादा यहाँ पे होती नहीं है, होती है तो थोड़ी बहुत बारिश होती है। अगर ज़्यादा बारिश होने की संभावना होती है तो स्नोफॉल हो जाता है, तो इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। ये हो गया पूरा लद्दाख जनरल ट्रिप का प्लान कि आप नॉर्मल सर्किट जो जनरली लोग घूमते हैं वो कैसे कैसे आपको प्लान करना है, ये पूरा मैंने आपको बता दिया। यहाँ हम भी गए थे, हमसे भी जो गलतियाँ हुई थी वो भी मैंने आपको बता दी है। अगर इस चीज़ में आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत बताया है, क्योंकि मैं भी 2 साल पहले गया था, तो अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत बताया है तो आप उसमें करेक्ट कर सकते हैं मुझे भी। मैं कोई ऐसे प्रो प्लानर या हैवी ड्राइवर नहीं हूँ। मैं भी आपकी तरह नॉर्मल राइडर हूँ, नॉर्मल प्लानर हूँ। मैंने जो प्लान किया था वो मैंने आपके साथ शेयर किया है, ताकि मैं ये चाहता था कि जो गलतियाँ हमसे हुई है वो आपसे नहीं हो। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव है, ये आपके थोड़ी सी कहीं हेल्प करेगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। और जो भी फ्रेंड लद्दाख का प्लान कर रहे हैं उनके साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि उनकी जर्नी भी अच्छे से पूरी हो सके। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, किसी नेक्स्ट ट्रैवल प्लान पे। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।